नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह अज्ञात पापों का भागी बनता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यह सुंदर और भावपूर्ण कहानी। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माता पिता को उम्र के उस मोड़ पर बेसहारा छोड़ दिया, जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। भूख, तिरस्कार और अपमान में दिन गुजारते माता पिता की करुण गाथा में छुपा है वह दर्द जो हर उस बेटे को समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा को बोझ समझ बैठता है। लेकिन नियति चुप नहीं रहती। भागेक माँ की रोटी और बाप की छांव गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति हरिप्रसाद और उनकी पत्नी गौरी कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर जिंदा थे। उम्र के 75वें पड़ाव पर भी उनकी आंखों में उम्मीद की लौ थी कि शायद आज उनका बेटा रवि उन्हें लेने आएगा, शायद आज एक थाली में खाना मिलेगा। हरिप्रसाद कभी गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, इज्जतदार, शिक्षित और सरल। उन्होंने अपना सब कुछ बेटे रवि की पढ़ाई पर लुटा दिया। शहर में रवि बड़ा डॉक्टर बन गया, अच्छी कमाई, बड़ा बंगला, गाड़ी, पर माँ बाप के लिए दिल छोटा हो गया। गौरी की आंखों से अश्रुधार बहती रहती जब वो किसी से कहती, हमने उसे 2 वक्त की रोटी के लिए कभी तरसने नहीं दिया, पर अब वो हमें एक रोटी के लिए तरसा रहा है। तभी कभी पड़ोसी एक रोटी थमा जाते तो गौरी आधा हरिप्रसाद को देती, आधा खुद खा लेती। मगर जब कुछ न होता तो दोनों एक दूसरे को झूठा दिलासा देते, आज उपवास रख लेते हैं, भगवान की कृपा से कल कुछ आएगा। एक दिन शाम के समय हरिप्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भूख, कमजोरी और ठंड का असर था। गौरी दौड़कर पड़ोसी रमेश के घर गई। भैया, जरा डॉक्टर बुला दीजिए, बाबूजी की सांसें तेज चल रही हैं। रमेश ने कहा, बुजुर्ग हैं दीदी, अब शहर ले जाना होगा, और वो तो आपके बेटे का काम है। गौरी की आंखों में एक बार फिर वही पीड़ा उभर आई। बेटा, अब हमारा नहीं रहा भैया, वो तो हमें पहचानने से भी कतराता है। रमेश ने दया दिखाते हुए गांव के छोटे डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, बाबूजी को कमजोरी और भूख ने तोड़ दिया है, इन्हें आराम और पौष्टिक खाना चाहिए, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, खाना हमारे पास कुछ नहीं है बेटा। डॉक्टर ने एक नजर गौरी की आंखों में देखा और अपने बैग से कुछ फल और बिस्कुट निकाल दिए। ये रख लीजिए आंटी, ये कम है, लेकिन शायद कुछ राहत दे सके। उसी रात गौरी ने हरिप्रसाद को आधा केला और थोड़ा दूध पिलाया जो डॉक्टर ने भेजा था। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे। गौरी, क्या हम वाकई इस हाल के लायक थे? हमने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया? गौरी ने कांपते हाथों से उनका माथा सहलाते हुए कहा, भगवान देख रहा है, सबका हिसाब वही करता है। उधर शहर में रवि अपने आलीशान ड्राइंग रूम में दोस्तों के साथ शराब की पार्टी कर रहा था। मोबाइल पर गांव से एक कॉल आया। यह रमेश था। रवि भैया, बाबूजी की हालत बहुत खराब है, एक बार आ जाइए। रवि ने फोन काटते हुए कहा, बुढ़े अब मर ही जाएं तो अच्छा है, मेरे जीवन में टेंशन ही कम हो। एक दोस्त ने पूछा, कौन था? रवि ने हंसते हुए कहा, कोई गरीब रिश्तेदार कुछ भी बकवास कर रहा था। उसी वक्त उसकी पत्नी ने टोका, रवि, अगर तुम्हारे माँ बाप को कुछ हुआ तो लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। रवि ने चिढ़कर कहा, अरे छोड़ो, जब मैं भूखा था, तंगी में था, तो क्या उन्होंने मुझे हीरा जवाहरात दिए थे? जितना कर सकता था कर दिया, अब और नहीं। रात गहराती गई, गांव की उस झोपड़ी में ठंड बढ़ती गई और हरिप्रसाद की सांसें और धीमी होने लगीं। गौरी ने कांपते होठों से धीरे धीरे राम नाम लेना शुरू कर दिया। तभी झोपड़ी के बाहर एक परछाई आई। कोई दरवाजे के पास रुका। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था, एक पुराना शिष्य, राजू। गुरुजी को देखने आया हूँ, शहर से अभी लौटा हूँ, राजू बोला। गौरी ने रोते हुए कहा, बेटा, अब बहुत देर हो गई। राजू झपटकर भीतर गया। हरिप्रसाद की सांसें चल रही थीं, लेकिन मुंह सूखा था। उसने तुरंत दूध और फल दिए और अपने मोबाइल से एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करने लगा। झोपड़ी के भीतर का दृश्य जैसे समय को थामे खड़ा था। हरिप्रसाद की सांसें धीमी थीं, मगर अब भी चल रही थीं। गौरी का चेहरा थका हुआ था, मगर राजू की उपस्थिति में थोड़ी राहत की झलक दिखाई दे रही थी। राजू, जो कभी हरिप्रसाद का छात्र था,
आज शहर से लौटकर अपने गुरु को इस हालत में देखकर कांप उठा। गौरी माँ, चिंता मत कीजिए, अब मैं हूँ। आपने और गुरुजी ने मुझे बनाया है, अब मेरी बारी है, राजू ने गंभीर स्वर में कहा। राजू तुरंत अपने मोबाइल से नजदीकी क्लिनिक में कॉल करने लगा। कुछ ही देर में एक गांव की प्राइवेट एम्बुलेंस बुला ली गई, लेकिन दिक्कत यह थी कि झोपड़ी गांव के उस सिरे पर थी जहां तक एम्बुलेंस सीधी नहीं आ सकती थी। राजू ने 2 और युवकों को बुलाया और मिलकर हरिप्रसाद को बांस की चारपाई समेत बाहर तक ले आया। गौरी की आंखें यह सब देख रही थीं। उसका मन बेटे रवि की स्मृति से भर आया, जिसे हमने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, वही पूछने नहीं आया। और ये लड़का जिसका हमने सिर्फ मार्गदर्शन किया, आज हमारे लिए दौड़ रहा है। राजू ने क्लिनिक में पहुंचकर डॉक्टर को सब हाल बताया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और कुछ खून की जांच भी भेज दी। देखिए, इन्हें भूख और कमजोरी ने अंदर से खोखला कर दिया है, लेकिन अगर इन्हें पोषण और प्यार मिले तो अभी भी ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। राजू ने इलाज का खर्चा भी खुद उठाने की बात कही। गांव वाले उसकी सेवा भावना देखकर दंग थे। वहीं दूसरी ओर रवि अब भी शहर में अपनी दुनिया में मस्त था, लेकिन किस्मत ने जैसे एक नई योजना बना ली थी। अगले दिन शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में एक केस सामने आया। रवि के अस्पताल का एक ऑपरेशन फेल हो गया था। मरीज के परिवार ने कोर्ट में केस डाल दिया। मीडिया ने खबर को लपक लिया। प्रसिद्ध डॉक्टर रवि पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल की लापरवाही उजागर। रवि के पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई अपना नहीं था जो उसे ढांढस बंधा सके। पत्नी ने कहा, मैंने कहा था रवि, बड़ों का आशीर्वाद सब कुछ होता है, लेकिन तुमने कभी माँ बाप के पैरों तक नहीं छुए। रवि चिढ़कर बोला, अरे वो क्या कर लेते मेरे लिए, मुझे ही सब कुछ करना पड़ा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सामान उठाया और मायके चली गई। उधर गांव में हरिप्रसाद की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। गौरी उनके सिरहाने बैठी थीं और राजू ने दवा, खाना और गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दिया था। अब वे किसी वृद्धाश्रम जैसे मकान की तलाश में थे जहां दोनों बुजुर्ग सम्मान से जी सकें। एक शाम जब हरिप्रसाद की आंखें खुली तो उन्होंने राजू को पास बैठे देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या तू मेरा ही रवि है? राजू ने उनकी हथेली थामते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन अगर आप कहें तो बेटे की तरह सेवा करूंगा। हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। गौरी ने कहा, हमने अपने बेटे को खो दिया, पर भगवान ने हमें राजू जैसा बेटा दे दिया। इसी बीच गांव के सरपंच ने प्रस्ताव दिया, गौरी दीदी, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मेरे घर में एक कमरा खाली है, जब तक व्यवस्था नहीं होती वहीं रहिए। लेकिन राजू ने कुछ और सोच रखा था। 3 दिन बाद राजू ने हरिप्रसाद और गौरी को एक गाड़ी में बैठाया और शहर की ओर रवाना हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, कहां ले जा रहे हो? राजू ने कहा, जहां आपके होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। गाड़ी रवि के अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। उधर रवि अब केस और अस्पताल की बदनामी से परेशान होकर अपने घर में अकेला बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने खोला, सामने गौरी, हरिप्रसाद और राजू को खड़ा देखा। रवि हक्का बक्का रह गया। आप लोग यहाँ? गौरी ने सीधे नजरें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? आज इस दरवाजे पर भी भूख लगी दिख रही है। रवि ने सिर झुका लिया। हरिप्रसाद ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार का सहारा लेकर भीतर चले गए और धीरे से बुदबुदाए, अब समझ में आया किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं। राजू ने रवि की ओर देखा, आपने जो नहीं किया अब वही करने आया हूं। गुरुजी को अब सेवा और सम्मान की जरूरत है। रवि फूट पड़ा, मुझे माफ कर दो माँ। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी ने कहा, माफी तब मिलती है जब गलती मानकर इंसान बदल जाए। क्या तुम बदलोगे रवि? रवि ने सिर हिलाया, हाँ माँ, मुझे एक मौका दो। राजू ने एक शर्त रखी, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस अस्पताल में एक विंग खोलिए, गरीब, बेसहारा और वृद्धों के लिए, और इसका नाम रखिए माँ बाप सेवा केंद्र। रवि को जैसे पहली बार किसी काम का सच्चा उद्देश्य समझ में आया। मैं ये करूंगा और यहीं से शुरू करूंगा अपनी सच्ची सेवा, रवि ने कहा। गौरी की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, वो बस चुपचाप उस बेटे को देख रही थी जो अब शायद फिर से बेटा बनने की राह पर था। रवि की आंखों में पश्चाताप की आग थी। वह अब कुछ कहना नहीं चाहता था, सिर्फ करना चाहता था। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा पल आया था जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। राजू की कही बात उसके दिल पर गूंज रही थी।
अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस अस्पताल में एक विंग खोलिए, गरीब, बेसहारा और वृद्धों के लिए, और इसका नाम रखिए माँ बाप सेवा केंद्र। रात भर रवि सो नहीं पाया। उसने अपने ऑफिस के दस्तावेज, अस्पताल के प्लान्स और अकाउंट्स निकाल लिए। सुबह होते ही अस्पताल के मीटिंग हॉल में अपने सहयोगियों की मीटिंग बुलाई। मैं एक फैसला ले चुका हूं, रवि ने गंभीर लहजे में कहा। हमारा अस्पताल अब सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए भी खुलेगा जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। हम माँ बाप सेवा केंद्र की शुरुआत करेंगे, एक नया विंग जहां हर वृद्ध को मुफ्त इलाज, खाना और सम्मान मिलेगा। स्टाफ के कुछ सदस्य चुप थे तो कुछ असहमत। सर, ये एक बड़ा रिस्क है। अस्पताल पहले से ही केस की वजह से विवाद में है। अब मुफ्त सेवा का खर्च, एक अकाउंट्स हेड ने कहा। रवि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैंने माँ बाप की सेवा करने में भी हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया तो फिर मैं डॉक्टर नहीं, व्यापारी कहलाऊंगा। यह मेरा फैसला है और मैं खुद इसका सारा खर्च वहन करूंगा। राजू, जो मीटिंग में खड़ा था, मुस्कुरा उठा। 2 हफ्ते में अस्पताल के एक हिस्से को रेनोवेट कर माँ बाप सेवा केंद्र का बोर्ड टांग दिया गया। उद्घाटन का दिन आया तो रवि ने मीडिया बुलाने से मना कर दिया। ये कोई प्रचार का विषय नहीं, मेरा प्रायश्चित है, उसने कहा। गौरी और हरिप्रसाद को सबसे पहले उस विंग में ले जाया गया। साफ सुथरे बिस्तर, दवाइयां, पोषक भोजन की थाली और एक कोना जहां वे रामायण और भजन सुन सकें। ये सब देखकर गौरी की आंखें भर आई। हरिप्रसाद, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, बोले, बेटा, तुझे बहुत समय लगा, मगर तू आया तो सही। अब हमारी सांसें तुझे कोसते हुए नहीं जाएंगी। रवि ने उनके चरणों में झुककर कहा, बाबूजी, अब हर उस माँ बाप के लिए मैं खड़ा रहूंगा जिसे उनके अपनों ने भूखा छोड़ा। माँ बाप सेवा केंद्र में धीरे धीरे गांव और शहरों से कई बुजुर्ग आने लगे। कोई बेटों द्वारा निकाला गया था, किसी की बहू ने घर से बाहर कर दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। रवि अब हर दिन कुछ समय वहां बिताता, उनका हाल पूछता, दवाएं देता और कभी कभी खाना भी अपने हाथों से खिलाता। राजू इस केंद्र का प्रमुख बना। उसने प्रशासन संभाल लिया और रवि को पूरे देश में ऐसे वृद्धों की सेवा केंद्र खोलने का सपना दिखाया। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन केंद्र में एक वृद्ध महिला लाई गई। वह बहुत बीमार थी, बोलने की ताकत नहीं बची थी। रवि ने उसे देखा तो ठिठक गया। वह उसकी सास थी, उसकी पत्नी की मां, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। रवि ने डॉक्टरों से कहा, इसका इलाज तुरंत शुरू करो और सबसे बेहतर सुविधा दो। शाम को वह महिला होश में आई तो रवि उसके पास बैठा। माँ, मैं रवि हूं, उसने धीरे से कहा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। अब पहचान लिया बेटा, जब मेरी बेटी रोती थी तब तुम्हें याद नहीं आती थी, आज मुझे रोता देख आ गए। रवि का सिर झुक गया। माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। आपको और गौरी माँ को खोने के डर ने मुझे इंसान बना दिया है। महिला ने थकी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, प्रायश्चित सिर्फ आंसू से नहीं होता, पर सेवा से रास्ता जरूर खुलता है। रवि ने उस दिन खुद खाना बनवाया और सारे वृद्धों को परोसा। पहली बार उसने ये जाना कि 2 रोटी देना भी किसी भूखे के लिए जीवन का वरदान हो सकता है। लेकिन जहां उजाला होता है वहां अंधेरा छुपा बैठा रहता है। एक दिन अस्पताल में एक उच्च अधिकारी का दौरा हुआ। उसने कुछ कागजात देखे और रवि से कहा, रवि, आपको यह सेवा केंद्र चलाने का कोई सरकारी परमिशन नहीं है और आप इसे अस्पताल के फंड से चला रहे हैं। ये नियमों के विरुद्ध है। रवि ने शांति से उत्तर दिया, मैंने अपनी कमाई से इसे शुरू किया है, एक भी पैसा सरकारी नहीं। अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, तो फिर आप इस केंद्र को अस्पताल से अलग करें या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यह सुनकर राजू गुस्से से भर गया। जब कोई वृद्ध फुटपाथ पर मरता है तब सरकार नहीं आती, जब कोई बेटा माँ बाप को निकाल देता है तब सरकार नहीं आती, जब कोई कानून चुप रहता है। अब जब एक आदमी कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसे रोकने आए हैं। रवि ने राजू को शांत किया। नहीं राजू, हम लड़ेंगे, लेकिन सही तरीके से। अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं, उन सभी के लिए है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है। उसी रात रवि ने एक याचिका तैयार की, माँ बाप सेवा केंद्र को एक स्वतंत्र सामाजिक संस्था बनाने के लिए। साथ ही उसने सभी केंद्र में रहने वाले वृद्धों के नाम से वीडियो संदेश रिकॉर्ड कराए और सोशल मीडिया पर जारी किए। कुछ ही दिनों में यह वायरल हो गया। लाखों लोगों ने रवि की पहल को सराहा, लेकिन इसके साथ ही आलोचनाएं भी शुरू हुईं।
अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर साहब को प्रचार की सूझी है। अगर सच में पछतावा है तो क्यों नहीं गांव गांव सेवा केंद्र खोलते। रवि इन सब सवालों के बीच चुप रहा। वह जानता था उसका सफर अभी लंबा है और उसका प्रायश्चित अधूरा। अब तक माँ बाप सेवा केंद्र ने राज्य भर में चर्चा बटोर ली थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने रवि की पहल की सराहना भी की और आलोचना भी। लेकिन रवि अब इन चीजों से ऊपर उठ चुका था। उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना था और सबसे जरूरी बात, खुद को साबित करना था अपने माता पिता और उन सैकड़ों बेसहारा माँ बाप के सामने जो अब उसके भरोसे थे। राजू ने एक नई योजना तैयार की। रवि भैया, हमें सिर्फ यही नहीं रुकना चाहिए। हर गांव में एक छोटा सेवा केंद्र होना चाहिए। हम वहां के स्कूल, मंदिर या पंचायत भवन का एक कमरा लेकर शुरुआत कर सकते हैं। मैं खुद दौरे पर जाऊंगा, आप सिर्फ हाँ कहो। रवि ने उसकी आंखों में देखा। राजू, अगर मैं फिर से पीछे हटा तो इन वृद्धों की उम्मीदें टूट जाएंगी। मैं तैयार हूं, शुरू करो ये सफर। राजू और उसकी टीम ने कुछ स्वयंसेवकों के साथ काम शुरू किया। वे हर गांव में जाकर सबसे पहले उन बुजुर्गों को खोजते जिनकी स्थिति दयनीय थी। फिर गांव वालों के सहयोग से सेवा केंद्र शुरू करते। धीरे धीरे 10 गांवों में केंद्र खुल गए। वहां एक रजिस्टर में हर वृद्ध का नाम, स्वास्थ्य स्थिति और उनकी कहानी लिखी जाती। हर केंद्र में एक पोस्टर टंगा होता, माँ बाप को मत छोड़ो वरना ईश्वर भी साथ छोड़ देगा। रवि इन केंद्रों की नियमित वीडियो मीटिंग करता। किसी का ऑपरेशन जरूरी होता तो उसे शहर लाया जाता, किसी को चश्मा चाहिए होता तो नया मंगवाया जाता। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उसकी आत्मा में अब भी घूमता था, क्या मैं सच्चे प्रायश्चित के रास्ते पर हूँ? इसी बीच रवि की पत्नी पूजा, जो मायके चली गई थी, एक दिन अचानक अस्पताल आ पहुंची। उसके साथ उसकी माँ, वही महिला जो अब सेवा केंद्र में रह रही थी, भी थी। रवि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने हाथ उठाकर उसे रोका। रवि, मैं यहाँ लड़ने नहीं, समझने आई हूँ। मेरी माँ ने जो यहाँ देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या यह सच है? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैं पहले जैसा नहीं हूँ पूजा, लेकिन शायद उतना अच्छा भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मैं अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ खुद को ठीक करने की। पूजा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे प्रायश्चित ने मुझे फिर से विश्वास दिलाया है, लेकिन एक बात याद रखो, सेवा तब तक अधूरी है जब तक उसमें स्वार्थ छिपा हो। क्या तुम यह सब दिल से कर रहे हो या खुद को साबित करने के लिए? रवि की आंखें भर आईं। पहले शायद खुद को साबित करने के लिए कर रहा था, अब माँ बाप की आंखों में सुकून देखने के लिए करता हूँ। पूजा ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक शर्त है, हर सेवा केंद्र में एक महिला स्वयंसेवक जरूर होनी चाहिए, जो उन वृद्ध महिलाओं की बात सुने जिनकी व्यथा पुरुष समझ ही नहीं सकते। रवि ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, शर्त मंजूर है, और वो महिला स्वयंसेवक अगर तुम बनो तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा रहेगा। कुछ ही दिनों में मीडिया की आलोचनाएं बदलकर समर्थन में बदल गईं। राज्य सरकार ने भी रवि की योजना को देखकर एक प्रस्ताव पास किया। रवि की देखरेख में 50 नए वृद्ध सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु सरकारी भूमि और आंशिक अनुदान दिया जाएगा। रवि को अब अपने काम का विस्तार करना था, लेकिन ठीक उसी समय एक नया संकट सामने आ गया। अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी मिश्रा जी, जो खुद सेवा केंद्र के काम से जुड़े थे, एक दिन अचानक गिर पड़े। अस्पताल में जांच करने पर पता चला उन्हें कैंसर था और वह भी अंतिम चरण में। रवि उनके पास गया। मिश्रा जी, हम आपको बचाने की हर कोशिश करेंगे। मिश्रा जी मुस्कुराए, डॉक्टर साहब, मौत अब कोई डरावनी चीज नहीं लगती, लेकिन एक बात कहनी है, आपने जो सेवा केंद्र शुरू किया है वो अब आपके नाम से बड़ा हो चुका है। अब इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। इसे एक मिशन बनाइए, ऐसा मिशन जिसमें हम सब शामिल हों। उनकी बात रवि के दिल में घर कर गई। रवि ने उसी दिन निर्णय लिया, अब सेवा केंद्रों को निजी मुहिम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाया जाएगा। हर गांव, हर मोहल्ले, हर नगर में इसके स्वयंसेवक होंगे। हम अब सिर्फ सेवा नहीं, संस्कार फैलाएंगे। राजू ने उसका साथ दिया। पूजा ने महिला नेटवर्क से सहयोग लिया और हरिप्रसाद गौरी ने गांव-गांव जाकर वृद्धों को यह विश्वास दिलाया कि अभी भी कोई अपना है। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, समाज का दूसरा पक्ष भी सतर्क हो गया। कुछ लालची लोग सरकारी सहायता पाने के लिए नकली केंद्र खोलने लगे। कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने प्रभाव से सेवा केंद्रों पर कब्जा करना शुरू किया।
रवि को कई जगह से शिकायतें आने लगी। दो साहब, यहाँ तो वृद्धों को सिर्फ खाना मिलता है, इज्जत नहीं। कुछ जगह पैसा लेकर भर्ती की जा रही है, नाम आपका है, काम उनके जैसे लोगों का जो सिर्फ नाम बेच रही हैं। रवि एकदम सन्न रह गया। राजू ने कहा, भैया जितना बड़ा काम होगा उतनी ही बड़ी चुनौती, लेकिन क्या अब आप पीछे हटेंगे? रवि ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं राजू, अब पीछे नहीं हटना। अब हमें हर केंद्र के लिए एक संस्कार शपथ बनानी होगी। जो भी स्वयंसेवक इसमें शामिल होगा उसे ये शपथ लेनी होगी कि मैं हर वृद्ध को अपने माता पिता जैसा मानूंगा और बिना किसी लोभ के सेवा करूंगा। रात गहराने लगी थी, पर रवि की आंखों में अब नींद नहीं थी। वह अपने ऑफिस के कोने में बैठा एक वृद्ध महिला की तस्वीर देख रहा था। वह गौरी थी, उसकी मां, जिसके चेहरे पर अब चैन था। उसने खुद से कहा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मां की रोटी और बाप की छांव हर इंसान का हक है, और मैं जब तक सांसें हैं ये हक दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मां बाप सेवा केंद्र अब सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। हर गांव, हर नगर में इसके कार्यकर्ता बनने लगे। लोगों ने इसे अपनाया जैसे यह वर्षों से उनके समाज का हिस्सा रहा हो। रवि और उसकी टीम हर दिन नए केंद्र की नींव रखते। हर दिन कोई नया वृद्ध मुस्कुराना सीखता। लेकिन जैसे ही किसी आंदोलन में विस्तार होता है, नियंत्रण का संकट भी साथ आता है। एक दिन रवि को खबर मिली कि एक छोटे से कस्बे में सेवा केंद्र के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। वहां के स्वयंसेवक वृद्धों को सही खाना नहीं दे रहे, बल्कि उनके नाम पर सरकारी अनुदान हड़प रहे थे। रवि उसी दिन बिना किसी को बताए वहां पहुंचा। सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने रवि को देखते ही पहचान लिया। डॉक्टर बाबू, आप खुद आए? हमें लगा आपने ये केंद्र बस नाम के लिए शुरू किया है, यहाँ तो हमसे झाड़ू पोछा करवाते हैं। रवि सन्न रह गया। उसने केंद्र के प्रभारी को बुलाया। तुमने तो सेवा की शपथ ली थी, फिर ये सब क्यों? प्रभारी बेशर्मी से बोला, साहब सब जगह यही होता है, थोड़ा पैसा बन जाए तो बुरा क्या है? वृद्धों को तो वैसे भी कोई पूछता नहीं। रवि का चेहरा लाल हो गया। बुजुर्गों को पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए तो हमने ये शुरू किया, और तुम जैसे लोग इसे बदनाम कर रहे हो। रवि ने उसी पल उस केंद्र को बंद किया और सभी वृद्धों को नजदीकी असली सेवा केंद्र में स्थानांतरित करवाया। इस घटना ने उसे झकझोर दिया। वापसी में गाड़ी में बैठे बैठे उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि हम एक नई व्यवस्था बनाएं। सेवा केंद्रों की मानव मूल्य परीक्षा। हर स्वयंसेवक को हर 6 महीने में प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना होगा। राजू और पूजा ने इसका समर्थन किया। हर सेवा केंद्र को अब 2 जिम्मेदार लोगों के अधीन किया गया, एक पुरुष एक महिला। हर वृद्ध से हर महीने गोपनीय फीडबैक लिया जाने लगा। बदलाव धीरे धीरे दिखने लगा। इसी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रवि को आमंत्रित किया। उन्हें रवि के काम के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिली थी और वे चाहते थे कि रवि दुनिया के सामने भारत की इस अनोखी पहल की बात रखे। यह पहला मौका था जब रवि देश की सीमाओं के बाहर जाने वाला था। राजू ने चुटकी ली, भैया अब तो आप इंटरनेशनल हो गए। रवि मुस्कुराया, अगर माँ बाप की सेवा इंटरनेशनल हो जाए तो दुनिया से बूढ़ों का दुख खत्म हो जाए। अमेरिका में सम्मेलन हुआ। रवि ने हिंदी में भाषण दिया। हमारे देश में एक कहावत है, माँ के बिना स्वर्ग भी सूना है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वही माँ बाप वृद्धाश्रमों में, सड़कों पर या अकेलेपन में जी रहे हैं। हमने उनके लिए माँ बाप सेवा केंद्र शुरू किया। मैं आज आपसे सिर्फ समर्थन नहीं, संवेदना मांगने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सम्मेलन के बाद रवि को कई देशों से प्रस्ताव मिले। क्या ऐसा केंद्र हम यहाँ भी खोल सकते हैं? क्या आप मार्गदर्शन देंगे? रवि ने कहा, मैं बस एक माध्यम हूँ, लेकिन यह विचार, यह भावना हर इंसान में होनी चाहिए। माँ बाप की सेवा किसी देश की सीमा में नहीं बंधती। जब रवि भारत लौटा तो उसका स्वागत मीडिया, सरकार और समाज सभी ने किया, लेकिन वह इस चकाचौंध से दूर रहा। वह सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां हरिप्रसाद की तबीयत दोबारा बिगड़ गई थी। गौरी रो रही थी। बेटा, तू तो दुनिया जीत रहा है, पर तेरा बाप फिर से हार रहा है। रवि उनके पास बैठा, हरिप्रसाद का हाथ थामा। बाबूजी, आप मजबूत हैं, आप नहीं हार सकते। मैं अभी अधूरा हूं और आप मेरा हौसला हो। हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन एक बात कहूं। कहिए बाबूजी। रवि ने सिर झुकाया। जिस दिन तू किसी ऐसे बेटे को बदल दे जो अभी भी अपनी मां को भूखा छोड़ रहा है, उस दिन तू सच में सफल होगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं बाबूजी, उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद उस घर तक जाऊंगा।
अब माँ बाप सेवा केंद्र ने एक और दिशा पकड़ी, संवेदनशील संतान अभियान। हर सप्ताह रवि और राजू एक ऐसे घर में जाते जहां वृद्धों को सम्मान नहीं मिलता था। वहां परिवार से बात करते, बच्चों को समझाते और कई बार कानूनी सहयोग भी देते। कुछ दरवाजे बंद हो जाते, कुछ खुल जाते। एक बार एक व्यापारी ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये मेरा निजी मामला है, मेरे माँ बाप हैं, आप कौन होते हैं बीच में आने वाले? रवि ने शांत स्वर में कहा, हम कोई नहीं हैं, पर अगर आज हम नहीं आए तो शायद आपकी बेटी को कल आपके लिए यही बोलना पड़ेगा। आप मेरे माँ बाप हैं, पर मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, सोचिएगा जरूर। इस अभियान का असर हुआ। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया, माँ बाप हैं तो मैं। स्कूलों में रवि के बनाए गए वीडियो दिखाए जाने लगे, जिसमें यह बताया जाता कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सींचते हैं और बुजुर्ग होने पर उनका साथ सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन इस सारी उथल पुथल में रवि की एक व्यक्तिगत चिंता अब भी बाकी थी, उसके अपने बेटे आरव का रवैया। आरव, जो अब कॉलेज में था, अपने पिता की सफलता को देखकर तो खुश रहता, लेकिन उससे दूर दूर सा हो गया था। एक रात रवि ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? आरव ने बहुत देर चुप रहकर कहा, नाराज नहीं पापा, बस डरा हुआ हूं, अगर मैं भी कभी गलती कर बैठा तो आप मुझे माफ करोगे। रवि चौंक गया, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आप अब आदर्श बन गए हैं और मुझे डर है कहीं मैं उस आदर्श पर खरा न उतर सका तो। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं आदर्श नहीं, एक गलती से सीखा इंसान हूं। अगर तुम भी कभी गलती करो तो छुपाना मत, बताना, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। पिता तो हूं ही। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पापा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। सेवा केंद्रों में रवि अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक आंदोलन का चेहरा बन चुका था। माँ बाप के अधिकारों की रक्षा करने वाला यह आंदोलन भारत के हर कोने तक पहुंच चुका था। कहीं पर वृद्धों को उनका हक मिल रहा था, तो कहीं पर लोग अपने माता पिता को सम्मान देने की सीख ले रहे थे। लेकिन इस सब के बीच रवि का जीवन अब भी एक चुनौती से जूझ रहा था। उसका बेटा आरव और वह खुद अपने परिवार को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आरव ने एक दिन रवि से कहा, पापा मैं अब समझने लगा हूं कि माँ बाप का सम्मान क्या होता है। आप जो काम कर रहे हो वह सच में बहुत बड़ा है, लेकिन एक सवाल है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है बेटा? आरव ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, पापा जब आप ये आंदोलन चला रहे हो तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि अगर मेरे पास भी यह मौका होता तो क्या मैं भी अपने माता पिता को सम्मान दे पाता? रवि ने आरव को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बदलूं? आरव की आंखों में आंसू थे। नहीं पापा, आप तो पहले ही बहुत कुछ बदल चुके हो, लेकिन मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि अगर मैं माँ बाप को कभी भूल जाऊं तो मेरी भी वही हालत होगी जैसी उन लोगों की थी जो आपने बचाए हैं। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। तुम जैसे बेटे को मैं कभी नहीं खो सकता। तुम सही हो बेटा, अगर हम खुद अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए हम क्या उदाहरण पेश करेंगे? आरव ने सिर झुका लिया। पापा आज से मैं भी इस आंदोलन में आपका साथ दूंगा, मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनूंगा। रवि को अब यकीन हो गया था कि उसकी मेहनत और संघर्ष सही दिशा में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने परिवार के साथ खुशियां मनाता, एक नया संकट सामने आ खड़ा हुआ। सभी सेवा केंद्रों में एक साजिश का सुराग मिला। कुछ बड़े लोग जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें यह डर था कि यदि माँ बाप को उनके हक मिल गए तो उनके खुद के अधिकारों में कमी आ सकती है। उन्होंने रवि के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। वे यह आरोप लगा रहे थे कि रवि और उसके केंद्रों द्वारा किए गए कार्य व्यवस्था के खिलाफ है और इन केंद्रों का उद्देश्य केवल सरकार की मदद को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना है। यह आरोप रवि को बिल्कुल चौंका दे। इसने न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी पूरी टीम और स्वयंसेवकों को भी मानसिक रूप से परेशान कर दिया। लेकिन रवि ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने पहले की तरह खड़े होकर इसका मुकाबला करने का फैसला किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह सब झूठ है। हमारी संस्था का उद्देश्य केवल और केवल समाज की सेवा करना है। हम किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं लेते। हमारे केंद्रों में कोई भी वृद्ध बिना किसी पैसे की सेवा प्राप्त करता है। हम उन वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं जो आज समाज में उपेक्षित है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए है कि माँ बाप को उनका हक मिले, ताकि वे अपने आखिरी दिन सम्मान से जी सकें।
रवि के शब्दों में एक ठान ली हुई सच्चाई थी जो लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उसने एक सार्वजनिक मंच से यह घोषणा की कि अगर कोई भी केंद्र गलत तरीके से चल रहा है तो वह उसे तुरंत बंद कर देगा और उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। यह पहल रवि के लिए एक मुसीबत बन सकती थी, लेकिन इसने उसे और अधिक मजबूती से खड़ा कर दिया। लोगों का समर्थन दिन ब दिन बढ़ने लगा और अंत में झूठे आरोपों के बीच वह सच सामने आ गया। रवि और उसकी टीम को न्याय मिला और सभी सेवा केंद्रों की साख मजबूत हुई। समाप्ति का समय आ चुका था। रवि ने अपने आंदोलन को पूरी तरह से स्थापित किया था। माँ बाप सेवा केंद्र अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी अपनी छाप छोड़ चुका था। वह अपनी पूरी टीम के साथ एक अंतिम आयोजन करने जा रहा था जिसमें सभी वृद्धों और उनके बच्चों को सम्मानित किया जाना था। हर एक वृद्ध ने अपने दिल से रवि और उसकी टीम का धन्यवाद किया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में एक नई उम्मीद। यह वह लम्हा था जब रवि को महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था। उसने न केवल अपने माता पिता की सेवा की बल्कि समाज में बदलाव लाने की दिशा भी दी थी। जब यह आयोजन खत्म हुआ तो रवि अपने बेटे आरव के साथ खड़ा था। उसने देखा कि उसका बेटा अब उस रास्ते पर चल पड़ा था जिस पर वह स्वयं कभी चला था। उसके अंदर अब वही जज्बा था जो रवि में था, दूसरों के लिए जीने का। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को सुखी रखना नहीं बल्कि दूसरों के दुखों को समझकर उनके लिए कुछ करना है। रवि ने आरव से कहा, बेटा, तुमने जो सीखा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारा भी काम है कि तुम यह आस्था और यह मुहिम अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ, क्योंकि जब तक हम अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे तब तक समाज का असली विकास नहीं हो सकता। आरव ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं यही काम करूंगा। रवि ने दिल से महसूस किया कि उसका संघर्ष अब सही दिशा में था। अब वह जानता था कि उसका यह उद्देश्य, यह मिशन कभी खत्म नहीं होगा। यह एक ऐसा आंदोलन था जो हर पीढ़ी तक जाएगा। और इस तरह रवि ने न केवल अपने माता पिता का ऋण चुकाया बल्कि लाखों लोगों के दिलों में माँ बाप के प्रति सम्मान और प्रेम की एक नई लहर भी जगा दी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में कुछ सकारात्मक प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।